नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 19 अक्टूबर अर्थात 19 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि कोई भी जो है अपडेट हो और साथ ही साथ में कोई भी जो चीजें हो करंट से रिलेटेड हो क्या हो आप तक मिलती रहें। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि आगामी जो दो बहुप्रतीक्षित आपकी परीक्षा है, यानी कि जिसको हम कहते हैं यूपी पीसीएस का एग्जाम और दूसरा यूपी पीएससी आरओ का जो एग्जाम है, वो दोनों एग्जाम आप में क्या हो, आप उसको क्रैक कर ले जाएं, आप उसमें सफल हो जाएं। ये हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, ठीक है, एमपी पीसीएस का हो, सीजीपीएससी का हो, उन सभी एग्जाम में दरअसल आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सही जाएं, ये हमारा क्या लक्ष्य है। इसके अलावा अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी आपके करंट अफेयर्स क्या हो, सही हो जाएं, ऐसा हमारा क्या है, विशेष तौर पर क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो आइए हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले एक सूचना आप लोगों को दे दूं मैं फटाफट। की सूचना क्या है कि अगर आपका लक्ष्य विशेष तौर पर आरओ का एग्जाम है तो उसके लिए डिकोड एग्जाम ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से दरअसल क्या किया जाएगा, 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का दरअसल आपको रिवीजन किया जाएगा। 7000 क्वेश्चन, बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है, 7000, ठीक है। और इसमें क्या कुछ अंदर इसके होगा, यानी कि क्या कुछ इसके अन्य चीजें हैं, फैक्ट हैं इसके। तो जो आपका वर्तमान ट्रेंड है एग्जामिनेशंस का, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, जो प्रकृति है क्वेश्चन पूछने की, जो नेचर है उसका आयोग का, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम कुछ और तरीके से पढ़ते हैं और वहां पर कई बार क्या होती है कि हमें असफलता अर्जित होती है। ऐसे में जरूरी है कि जो आयोग का जो नया ट्रेंड है, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति कहीं ना कहीं आयोग की क्या होती है, बदलती रहती है, और उसी प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप को हमें समझने और जो है जानने का मौका इसके माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या होगा, इसमें जो है परीक्षा के वर्तमान ट्रेंड के अनुसार अति संभावित जो प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक जो हल होंगे वो मिलेंगे। टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट मिलेगा। 3 टाइम्स आपको पूरा जो है रिवीजन कराया जाएगा और साथ ही में सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ फाइल मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दरअसल आपको दिया जाएगा और 15 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 3000 क्या होंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, बाद में उसको उत्तर दिया जाएगा। और मैंने कई बार आपसे कहा कि डिकोड एग्जाम की जो प्रश्नों की जो व्याख्या होती है, उत्तर की जो व्याख्या होती है, क्या होती है, बहुत डिटेल्स में दी गई होती है। यानी कि अगर आप एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका उत्तर देखेंगे, तो उस एक उत्तर के साथ साथ में कई अन्य जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको उसी व्याख्या से देखने को मिल जाएंगे। तो यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार इस पर टच करिए, इस बार इस पर जो है विश्वास करिए, फिर देखिए कि आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में कितना जो है इंप्रूवमेंट होता है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर टाइप करिएगा, आपको मैसेज लिखना है वीडियो टेस्ट, और उसको लिख करके आप संस्थान के नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर क्या है, 9506742546, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, राइट। और अब हम आते हैं फटाफट आज के वीडियो पर, और उसके पहले जो कि हम डेली कार्य करते हैं वो है क्या है, रिवीजन का। और ये काम आपको न सिर्फ हमारे साथ मिलकर करना है, बल्कि यह कार्य रिवीजन वाला आपको अपने घर पे भी करना है। यानी कि अगर आप जीएस पढ़ रहे होंगे तो मैंने कई बार कहा है कि आप जो है सैटरडे या संडे या हफ्ते का एक दिन कोई निकालिए जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। एक बात। दूसरा, आज आपने जो पढ़ा कल सुबह मॉर्निंग में कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है जो आप पिछले एक दिन में आपने पढ़ाई की है, चाहे वो जीएस का मैटर हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का मैटर हो, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 105 है। और 2023 में रैंक कितनी थी भाई साहब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की? जरा कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा, फटाफट कमेंट करिए, बताइए कि 2023 में भारत की रैंक जीएचआई में अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या थी। देखते हैं कि कल जो हमने बताया था क्या आपको याद है या आपने एक कहां से सुना था, दूसरे से निकाल दिया था। जल्दी मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा, देखते हैं आप लोग में से कितने फास्ट आप लोग हैं, ठीक है। आपके कमेंट का वेट रहेगा। और कमेंट से एक बात याद आ गई, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं
अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कॉन्सेप्ट और फैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और फैक्ट क्या होता है, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। पहले फटाफट हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 यानी कि 1946। हाल ही में भारत द्वारा किस देश से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया गया है और उनके राजनयिक को वापस भेज दिया गया, तो वो देश कौन सा है, कनाडा है। कनाडा से आजकल जो है थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, ठीक है, भारत की। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय 6G सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है NSG का स्थापना दिवस मनाया जाता है कहां पर, 16 अक्टूबर को, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। NSG चर्चाओं में कमेंट आया था कि सर NSG कमांडो क्यों हटा लिए गए, उन्होंने यह नहीं लिखा था किससे हटा लिए गए हैं, ठीक है। अभी योगी आदित्यनाथ जी शायद चर्चाओं में रहे हैं, तो आई थिंक, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, शायद योगी आदित्यनाथ जी के जो सिक्योरिटी में शायद NSG कमांडो हटा लिए गए हैं। एक बार जरा कमेंट करिएगा कि क्या ये सही न्यूज है, और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो कुछ रहा होगा सिक्योरिटी मामला, इसलिए जो है हटा लिया गया। हालांकि आप लोग बहुत भावुक होते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। योगी जी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में प्यार सम्मान है, रिस्पेक्ट होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, ठीक है, मतलब आप उन्हें मानते होंगे। तो एक कमेंट आया था कि सर NSG कमांडो क्यों हटा लिए गए, लेकिन उन्होंने यह कहना भूल गए थे कि शायद योगी आदित्यनाथ जी से क्यों सिक्योरिटी हटा ली गई NSG के, शायद उनका ही मतलब रहा होगा, राइट। तो एक बार जरा कंफर्म करिएगा क्या यह न्यूज सही है क्या, ठीक है। चलिए, खैर अगर हटा भी ली गई तो ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है सिक्योरिटी को समय समय पर जो है विड्रॉ करती रहती है, समय समय पर सिक्योरिटी लगाती रहती है। सरकार के पास अपना खुफिया तंत्र होता है, जब उसको लगता है कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति पर जो है कोई खतरा है, तब वो अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी को टाइट करते है, उसके अकॉर्डिंग अपनी को हटाती रहती है। तो सरकारी पार्ट है ये, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। ईश्वर से कामना करिए कि सब देश में अच्छा और बेहतर चलता रहे, ठीक है। भगवान ना करे कि किसी को सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता पड़े। अगर सिक्योरिटी हट गई तो यह अच्छी बात है कि खतरा टल गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है भैया, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पहला आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति संवाद का आयोजन कब किया गया, तो 16 अक्टूबर को किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगपा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहां पर यह जो है इसका आयोजन किया गया है, तो यह मणिपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। और अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ मणिपुर की जो क्या है राजधानी कहां है, तो सभी लोगों ने सही इसका उत्तर दिया है। मणिपुर की राजधानी क्या है, ए ऑप्शन, यानी कि इंफाल दरअसल क्या है, राजधानी है किसकी, मणिपुर की, ठीक है। और अब कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर फैक्ट और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। देखो दो चीजें हैं आपके सामने, क्या, फटाफट देख लीजिए, जल्दी लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट है आपके पास क्या, कॉन्सेप्ट का, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और एक टर्मिनोलॉजी है आपके पास फैक्ट की, किसकी, फैक्ट। कॉन्सेप्ट और फैक्ट ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि आपको मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि आपको एग्जैक्ट कोई चीज पता है, मतलब अंदर की चीजें आपको एग्जैक्ट पता है कि उसके पीछे कारण क्या होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब यह हो गया कि कोई किसी भी चीज के बारे में जो उसका कारण है वो पता है, ठीक है, कि इसका क्या बेसिकली रीजन होता है, ठीक है। अगर आप कारण को नहीं समझोगे तो आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे, यानी कि रीजन अगर आपको पता है कि यार ये चीजें कैसे कैसे होती हैं तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप गांव में कभी तालाब के किनारे खड़े रहे होंगे और अगर आपने एक जो है क्या कहते हैं एक टुकड़ा ईंट का अगर आपने जल पे से फेंका होगा तो उसमें क्या होती हैं, ऐसे ऐसे तरंगे अगर ऐसे ऐसे क्या होती हैं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं तालाब में, शायद आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो अगर आप ये जानते हो कि मैंने अगर कोई इसमें फेंका कोई चीज तो ये तरंगे जो उत्पन्न हो रही है क्यों उत्पन्न हो रही हैं, तो अगर इसके पीछे अगर कारण पता हो गया तो आप वो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। भाई कॉन्सेप्ट हमको पता है यार कि ऐसा क्या है, रीजन एग्जैक्ट आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझिए आप कि अगर आपसे कोई कहे कि क्या कहते हैं कोई थ्योरी आपसे पर्टिकुलर बोले, ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि 1857 का जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में बताओ कि क्या कारण था, एग्जैक्ट क्या कारण था, आप बताओगे भाई कि भारतीय जो राजा थे उसमें आपसी जो है क्या कहते हैं मतभेद था, कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत करती थी और जो क्या कहते हैं अंग्रेजों को जो है क्या कहते हैं शासन करना था, फूट उन्हें डाला एक तरीके से, बहुत व्यापक चीजें, कई सारे फैक्टर थे। इस वजह से 1857 की क्रांति जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई, फेल क्यों हो गई उसके पीछे ये तार्किक है।
कोई आपसे कहे कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1857 में स्टार्ट हुई थी। तो 1857 में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी कब हुई थी, 1857 में हुई थी। मतलब कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे कि बताओ 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी, आप कहेंगे 1857। या फिर आप कहेंगे इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो आप कहेंगे कि जो है मेरठ से हुई थी, ठीक है। या उसके अंदर के कुछ और फैक्ट पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से जो है युद्ध का स्टार्टिंग की थी, आप कहेंगे जो है क्या कहते हैं झांसी से स्टार्टिंग की थी। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति क्यों शुरुआत हुई थी, क्या इसके प्रमुख कारण थे, ये फेल क्यों कर गई, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि बृहत रूप में जब चीजों को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट में आता है, उसके जो कुछ कुछ फैक्ट, अगर कुछ कुछ चीजें उसके बीच की निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, फैक्ट कहेंगे। बस इतनी सी बात होती है, कुछ अलग नहीं है। यानी कि अगर कारण किसी चीज के बारे में जानते हैं तो कारण क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और इसी कारण में से अगर कोई चीज आप निकाल लेंगे, कोई एक कोई मैटर अगर आपने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। यानी कि जिसके जो छोटे छोटे जो डेटा होते हैं, जो छोटी छोटी जानकारियां होती है, क्या होती है, वो फैक्ट होती हैं। जैसे कि इसको थोड़ा और अच्छे समझ लो, जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है। अब आप ज्वालामुखी को पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्वालामुखी को पढ़ रहे हो, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल आप जो है आप भूकंप को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो भूकंप पढ़ रहे हो तो अगर पढ़ोगे तो इसको डिटेल्स में पढ़ोगे कि भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है, सेस्मिक जोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से भूकंप आने पर क्या क्या नुकसान होता है, सब कुछ कारण, इसका प्रभाव, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ रहे हो तो क्या होगा, भूकंप के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। दैट मींस कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्या है, कॉन्सेप्ट जो है क्या क्लियर है। अब इसी में से आपसे कोई पूछ ले कि भूकंप में कितनी प्रकार की तरंगे होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी और एस और एल। तो ये क्या होगा, फैक्ट हो गया। आपसे कोई पूछे कि भारत में जो है सबसे खतरनाक जोन कौन सा है, आपने नाम बता दिया तो क्या हो गया, फैक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट बड़ी चीज होती है, फैक्ट छोटी चीज होती है। कॉन्सेप्ट से फैक्ट निकलता है, बस, ठीक, और कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसीलिए मेंस में कॉन्सेप्ट आता है और प्री में क्या आता है, फैक्ट आता है, ठीक है। चलो, ये होगी कुछ बातें। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफाल हो गई। आगे बढ़िए, अब आते हैं आज के हम लोग क्वेश्चन पे, फटाफट जल्दी करिए, टाइम रेडी हो गया, आज का लेट हो गया थोड़ा। तितलियों की सबसे अधिक संख्या के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कौन बना, अभी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये दुधवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो ये हो जाएगा भैया क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, तितलियों की सबसे अधिक संख्या के साथ देश में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन गया, ध्यान रखिएगा। और यह 446 से अधिक तितलियों की यहां पर क्या है, प्रजातियां उपस्थित हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे अधिक तितलियों के साथ प्रथम स्थान पर है। तो कोई आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ तितलियों में जो तितलियों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा नेशनल पार्क है, आप कहेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरे स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और प्रश्न यह भी बन सकता है कि बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप तुरंत उत्तर देंगे कहां पर है भैया, असम में है। कहां पर है, असम में है। मैंने कई बार कहा है कि जितने राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क अर्थात नेशनल पार्क है, उनसे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि बताओ जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इससे कौन से होकर नदी बहती है, आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। क्या, ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र के अलावा क्या, ब्रह्मपुत्र तो बहती है, ठीक बात आपने बताई, लेकिन ब्रह्मपुत्र के अलावा कई अन्य छोटी नदियां और काजीरंगा से बहती हैं। जरा अगर आपको उसके नाम पता है तो मुझे कमेंट करिएगा, या फिर आप अपनी जो टास्क की कॉपी बनाते हैं वहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल्स में एक जो है जानकारी एकत्रित कर लीजिए कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वहां पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। ये काम आपका है, आज का पहला टास्क है आपको कि आपको ये रेडी करना है, क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी जो है एकत्रित करनी है। यानी कि आपका ये टास्क नंबर आज का क्या है, पहला है। ये होमवर्क है भाई साहब, करते रहना आप लोग, ठीक है। प्लीज आगे चलते हैं हम लोग। 2 फैक्ट भाई जो हमने आपको बताया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है या निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती कब मनाई जाती है भैया, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, जल्दी नहीं बताओ। तो महर्षि वाल्मीकि जी की दरअसल जो जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, 17 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही, 17 अक्टूबर।
और इसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? महर्षि वाल्मीकि जयंती को। ठीक है, इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, अथवा इनको आदि कवि भी कहा जाता है, या फिर इनको संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। सोचो, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, तो कई बार अक्सर हम लोग जो है क्या कहते हैं, वाद विवाद में पड़े रहते हैं कम्युनिटीज के। आप सोचिए कि कितने महान व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहते हैं जो है इसकी रचना की है अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया भैया? जल्दी जल्दी बताओ। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे वहां पे, तो वहां पर जो जीत गए हैं, कौन जीत गए हैं? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह और विजय सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वहां पर बीजेपी जीती और बीजेपी से बेसिकली जो है नायब सिंह सैनी, क्या नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। और नायब सिंह सैनी दरअसल हरियाणा के दूसरे बार के मुख्यमंत्री बनने हैं, यानी कि दूसरी बार ये जो वहां पर चुने गए हैं। राइट, चलिए पहला पॉइंट सेम हुई कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे भैया? बन रहे हैं नायब सिंह सैनी बन गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के बारे में अगर बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टेट दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ इस स्टेट से कौन कौन से अन्य स्टेट जो है इसकी सीमा को टच करते हैं, यानी कि छूते हैं, आपको बताना होगा। खासकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात के जो स्टेट हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट ऐसे हैं जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इसके अलावा हरियाणा की सीमा को सर्वाधिक स्पष्ट करने वाला स्पर्श होगा, स्पष्ट नहीं होगा, स्पर्श होगा, स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा होगा? वो है भैया आपका राजस्थान। राजस्थान की सीमा जो है क्या है? ज्यादा इससे मिलती है। इसके अलावा हरियाणा का जो राजकीय पशु है काला हिरण है, राजकीय पक्षी काला तीतर है, राजकीय पुष्प कमल है। और राजकीय विधायिका की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक सदनीय विधायिका, यानी कि एक ही सदन होता है। आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में विधायिका कैसी है, राज विधायिका कैसी है, एक सदनीय है या द्विसदनीय है? जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में क्या है? द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद है, जबकि हरियाणा में केवल विधानसभा है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि टास्क नंबर 2 आज का क्या है? टास्क 2 आपका यह है कि आपको स्टेट के नाम लिखने हैं और यह बताना है कि किस किस स्टेट में एक सदनीय विधायिका है, राज्य विधायिका है, और किस स्टेट में द्विसदनीय विधायिका है, राज्य विधायिका। ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। और उसी साथ साथ में वहां के मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल के नाम भी लिख लीजिएगा। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा बढ़िया से, वहां पर राज्य, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की विधायिका कैसी है, और अन्य जो भी फैक्ट होंगे वो इकट्ठा आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेथनॉल पर कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, मेथनॉल का क्या इस्तेमाल हो सकता है, मेथनॉल क्यों चर्चाओं में रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। तो इसका जो आयोजन बेसिकली अभी हाल ही में सेमिनार जो हुआ है, इसका आयोजन बेसिकली नीति आयोग ने किया है। किसने? नीति आयोग। और नीति आयोग भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जरा जल्दी से मुझे बताओ कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? और यहां पर 2 प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको पता होगा 2015 में। ठीक है, और अब एक प्रश्न आपके लिए है कि बताओ नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत बार भैया आपके प्रश्न पूछता है नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं और क्या नाम है इनका? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर अपने टास्क वाली कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है वो नीति आयोग ने जो है आयोजित किया था। ठीक है, बाकी जो हमने यहां पर प्रश्न आपको बता दिए। चलिए, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया है। मैंने बता दिया, इसका आयोजन अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से दरअसल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मेथनॉल उत्पादन, ठीक है, उसका अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान तथा विकास के पहलों की प्रगति के बारे में चर्चा इसमें बेसिकली क्या की जा रही है? की जा रही है। ओके, सॉरी, ये जो अभी सबमिट हो रहा है, यानी कि जो सम्मेलन हो रहा है, इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि विश्व में ऊर्जा क्षेत्र में मेथनॉल की भूमिका और हरित शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल के
जो है उदय के बारे में जानकारी प्रदान करना। आप सभी लोग को पता होगा कि जीरो कार्बन जो है एक्सप्रेशन का हम लोग का लक्ष्य है, जीरो कार्बन का, और उसी के परिक्षेत्र में, उसी के जो है रेफरेंस में ये सब चीजें जो है चलाई जा रही हैं, ठीक है, जीरो कार्बन के लिए। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहां से प्रश्न कि बताओ सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों में एमएसपी में वृद्धि की है, रबी फसलों के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि किस फसल के लिए किया गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि सरकार समय समय पर एमएसपी में वृद्धि करता रहता है। तो इसमें बताओ जो रबी की फसल है उसमें वृद्धि किसमें की गई है, मसूर में, चना में, रेपसीड और सरसों में, या फिर गेहूं में। तो भैया इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि रेपसीड और सरसों की जो एमएसपी है, या ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें सबसे अधिक वृद्धि रबी फसलों के अंतर्गत दरअसल रेपसीड और सरसों में की गई है। अब बात अगर यहां पर किसकी हो रही है, रबी फसल की हो रही है, ठीक है। तो रबी फसल कौन सी होती हैं, जो ठंडक वाली फसलें होती हैं, कौन सी ठंडक, जैसे कि आपकी सरसों हो गया, आपका मटर हो गया, आपका मक्का भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, चना आ जाता है, गेहूं आ जाता है, ये सब क्या है, रबी फसलें हैं। और भैया जी लोग और बहनी जी लोग, ऐसा है कि दरअसल आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, और जायद के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, राइट। तो अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो रबी फसलों के अंतर्गत ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका मसूर हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, रेपसीड सरसों हो गया, ठीक है, मटर क्या कहते हैं, मक्का भी रख सकते हैं, हालांकि मक्का 2 बार बो जाता है, ठीक है। तो ये सब फसलें क्या है, ठंडक की यानी कि रबी वाली हैं, ठीक है। एक फसल क्या होती है, जायद की होती है, जिसमें जायद में क्या होता है, ये मिड जो है गर्मी में बोई जाती है, मई जून में, जिसमें आपका तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये जायद की फसलें आती हैं। और एक फसल होती है आपकी कौन सी, एक फसल होती है आपकी किसकी, खरीफ की। खरीफ की फसलें दरअसल जब आप बरसात वाला मौसम होता है उसके बाद लगभग गर्मी के बाद जो है लगभग जुलाई वाला से अगस्त से उसको बोया जाता है, और उधर नवंबर दिसंबर तक उसको काट लिया जाता है, जिसमें आपकी बेसिकली धान वगैरह आती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फसलों के बारे में अक्सर पूछ जाता है। कई बार आपके इंटरव्यू में पूछा गया भैया कि बताओ खरीफ और जो है जायद में कौन सी फसलें आती हैं, अब मुंह बैठे रहोगे वहां पर गोलगप्पे जैसे, तो समझो कि छोटी छोटी जानकारियां हैं ना। अब इसे यही प्रश्न था, अब इस प्रश्न में रबी फसल का नाम आ गया, तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि रबी फसल आ गया तो सिर्फ इसको पढ़ के मत निकल जाओ कि रबी फसलों में किसकी एमएसपी बढ़ाई गई है। तुरंत आप रबी फसल के साथ साथ में खरीफ और जायद फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कर लो। जहां कोई भी प्रश्न ऐसा लगे कि यहां पर कुछ नया फैक्ट आपको दिख रहा है, कुछ नया पॉइंट दिख रहा है, उसको तुरंत अपनी किताब से क्या करो, क्लियर कर दो। ऐसे तैयारी करो, देखिएगा फिर कितना आपको फायदा मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने ये प्रश्न किया, उसके साथ साथ में हमने ये भी कर लिया, राइट। चलिए, जैसे कि अभी वहां पर नीति आयोग आया था, प्रश्न में ऑप्शन में नीति आयोग था, तो नीति आयोग को हमने तुरंत देख लिया कि भाई इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी स्थापना वर्ष की क्या होती है, और नीति आयोग का कार्य क्या होता है। ये सब जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे चीजों को, तो आप पाएंगे कि चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं जरा। तो व्याख्या है कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, और इसके अंतर्गत सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि रेपसीड और सरसों में की गई है, ठीक है। ये टेबल बनी हुई है जहां पर फसलें दे रही हैं, गेहूं है, जौ, आई थिंक आपको शायद दिख रहा होगा क्योंकि टेबल एक्चुअली में इसको जो पीआईबी से हमने इसको लिया है, अब पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, लेकिन शायद संभवतः आपको दिख रहा होगा। मैं बोल दे रहा हूं एक बार, पहले है गेहूं है, गेहूं की जो अगर एमएसपी की बात करते हैं 2025-26 के लिए कितनी हो गई है, 2425 हो गई है। उत्पादन लागत 2025-26 में क्या है, 1182 है, और लागत में मार्जिन में अंतर कितना, 105 है। एमएसपी 2024-25 में कितनी थी, 2275 थी, इसमें एमएसपी में वृद्धि की गई है 150। हम लोग खाली एमएसपी में वृद्धि और ये देखते हैं कितना हो गया है, ठीक है। जौ में 1980 है, एमएसपी में वृद्धि कितनी कर दी गई है, 130 रुपए की, ठीक है। चना में 5650 एमएसपी हो गई 2025-26 के लिए, कितना, 5650, और एमएसपी में वृद्धि कितनी की गई है, 210 रुपए की। मसूर 6700 रुपए है इस समय, और इसमें एमएसपी में वृद्धि कितनी की गई है, 275 रुपए की। इसके अलावा रेपसीड और सरसों में 5950 इसका मूल्य है, जहां पर वृद्धि कितनी की रुपए की गई है 300 रुपए की। देखो सबसे ज्यादा वृद्धि 300 रुपए की इसमें की गई है। इसके अलावा फिर इसके बाद की गई है किसके, मसूर की। फिर सरसों है, सरसों, अच्छा, रेपसीड और सरसों एक में हो गया। फिर कुसुम है, कुसुम 5940 रुपए है, और इसमें वृद्धि की गई है 140 रुपए की। तो सबसे अधिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे अधिक वृद्धि की गई है किसमें, सबसे अधिक वृद्धि की गई भैया आपके रेपसीड और सरसों में
कितनी की वृद्धि, 300 रुपए की। और इसके बाद जो सबसे अधिक वृद्धि की गई है वो की गई है 275 रुपए की। किसमें? ये की गई है आपके मसूर में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, इस टेबल को रेडी कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था भैया? तो विश्व खाद्य दिवस बहुत कॉमन है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए विश्व खाद्य दिवस के बारे में जानते हैं और इसकी थीम जानते हैं कि विश्व खाद्य दिवस के ऊपर थीम क्या है। थीम क्या है भैया? बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। ये क्या है, वर्ष 2024 की क्या है थीम है, किसकी? विश्व खाद्य दिवस की, जो कि 16 अक्टूबर को बेसिकली मनाया जाता है। और एक फैक्ट हम लोग देखते हैं फटाफट। तो यह दिन 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम लोग FAO बोलते हैं, की स्थापना का क्या है, ये प्रतीक है। ठीक है, और बाकी विश्व खाद्य दिवस वर्ष 1979 में FAO के 20वें महाअधिवेशन के दौरान अस्तित्व में आया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1984 में जो है इसका समर्थन किया था। तो ये फैक्ट है कुछ, दो देख लीजिएगा, बाकी आप लोग को पता होगा। खाद्य के बारे में दरअसल कभी क्या है कि कुछ रिपोर्ट है भारत की, और उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है कि अगर दुनिया भारत की उपभोग पैटर्न को अपनाती है, ठीक है, तो 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के केवल 0.84 हिस्से की जरूरत होगी। यानी कि इसमें एक जो है एक नॉर्मल थाली की बात की गई कि इस थाली जो आपकी भोजन की थाली होनी चाहिए उसमें क्या क्या खाद्य पदार्थ होने चाहिए, उस आधार पर अगर वैश्विक स्तर पर चीजों को किया जाए तो क्या कुछ फायदा हो सकता है। ये पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको आराम से PDF जो आपको मिलती है डेली, आप उसमें इसको पढ़ लीजिएगा। डिटेल्स में हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है कि किस तरीके से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, किस तरीके से भारतीय परंपराओं के आधार पर अगर आप अपने खाद्य पदार्थ को अपनाते हैं तो कैसा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 21वां, 31वां, 32वां, 41वां? तो ये मना रहा भैया 31वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये 31वां होगा, 21वां नहीं होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या बी। ठीक है, ये बी होगा, राइट। चलो, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत 18 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन में अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो कौन है इस समय, अक्सर पूछ लेता है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतरराष्ट्रीय जो है मानवाधिकार संगठन, इनके बारे में दरअसल कई बार क्वेश्चन पूछता है, उनके बारे में पूछता है कि बताओ ये संवैधानिक संगठन है या कैसे संगठन है। तो आप लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और हाल फिलहाल में हमने आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनके बारे में हमको आपको बताया था। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा टास्क के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान यानी जिसको IBRO बोलते हैं का अध्यक्ष चुना गया है? तो सुभा तोले, सुब्रा सिंह, अमित मालवीय या शोभा रंजन? तो सुभा तोले को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान का क्या किया गया है, अध्यक्ष चुना गया है। आप लोग इनको जान लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही है, सुभा तोले को चुना गया है अभी हाल ही में अध्यक्ष जो है अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान का। और ये क्या करता है, तंत्रिका विज्ञान के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? सुभा तोले जी का। काफी रिसर्च है इनकी जो है न्यूरोलॉजी में, ठीक है, न्यूरोसाइंस में। IBRO के बारे में अगर बात करते हैं तो यह तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरो साइंस के क्षेत्र में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है अपने आप में ये, यानी कि एक वैश्विक संगठन है ये। स्थापना इसकी IBRO की कब हुई थी? 1961 में हुई थी, याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है इस IBRO का? उद्देश्य है तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरो साइंस के में क्या है, रिसर्चेस को आगे बढ़ाना, उसमें शोध करना, ताकि मस्तिष्क संबंधी जो भी डिजीज होती हैं आपकी वो क्या हो, जो है ना हो। और मस्तिष्क से संबंधित यानी कि आपके मस्तिष्क से संबंधित आपके एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेरिब्रम वगैरह से रिलेटेड। तो एक बार बायो वाले चैप्टर को खोलिए, मतलब बायो सब्जेक्ट को उठाइएगा, लूसेंट में से मस्तिष्क वाला जो आपका चैप्टर दिया गया है, वहां पर न्यूरो का जो आपको चैप्टर दिया गया है, वहां पर आप चीजों को पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बायो में GS में पूछा जाता है प्रश्न यहां से। अन्य फैक्ट की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भारत के गुरुग्राम के मानसेवर में एक शोध संस्थान है, आप लोग जानते होंगे शायद इसको। और विश्व मस्तिष्क दिवस की अगर बात करते हैं तो हर साल 22 जुलाई को दरअसल विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, जरूरी था। ठीक है, और अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि सबसे अधिक स्थिर पाचकीय तंत्र कौन सा है? इसमें से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
सागरी पारिस्थितिकी तंत्र, वन या पर्वतीय या फिर मरुस्थल? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से कौन सा है। कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइएगा। और अगला हमारा जो मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार यानी कि लैंड जो रिफॉर्म हुआ था वो क्या है उत्तर प्रदेश में, और इसका प्रभाव क्या पड़ा या प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको दरअसल लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, पेपर 5th का मेंस का, ठीक है। इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप चाहें तो इसको 125 वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर 200 वर्ड्स में, जितना आप लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों का कोई आपके पास अभी वो नहीं है, ठीक है। आप जितने आप लिख पाए लिखिएगा, ओके। तो ये हो गए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अभी कल या परसों हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था कि अभी जो आपकी पीसीएस की स्ट्रेटजी है उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं नया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको प्लीज देख लीजिएगा, और डेट एक बार जरा क्लियरफाई हो जाए तो उसके बाद हम लोग पीसीएस की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आप हम लोग शेयर करेंगे कि किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट पर कितना कितना फोकस करना है, किस तरीके से फोकस करना है, राइट। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।